मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट थर्ड का टॉपिक एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो हम पेप्टाइड्स में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसको हम एंड ग्रुप एनालिसिस भी कहते हैं। पिछले टर्म में मैंने एन टर्मिनल एमिनो एसिड डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था। आज मैं सी टर्मिनल एमिनो एसिड डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसको हम कहते हैं सी अंतस्थ एमिनो अम्ल निर्धारण। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पेप्टाइड का विशिष्ट स्थानों पर जल अपघटन विदलन करते हैं। उदाहरणार्थ है जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। ये पेप्टाइड्स उस छोर पर आक्रमण करता है जिस पर मुक्त अल्फा कार्बोक्सिल समूह होता है। जल अपघटनी विदलन करने पर मुक्त एमिनो एसिड का अपेक्षाकृत छोटा पेप्टाइड प्राप्त होता है जिसमें नया सी टर्मिनल होता है। एंजाइम नए पेप्टाइड का पुनः वर्णात्मक विदलन करके नया एमिनो एसिड और फिर एक निम्नतर पेप्टाइड बनाता है जिसमें कि नया सी सिरा होता है। इस प्रकार बार बार पेप्टाइड का वर्णात्मक विदलन कर अवयवीय एमिनो एसिड हमें प्राप्त हो जाते हैं और फिर हम इन्हें पहचान कर इनका सीक्वेंस ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये पेप्टाइड्स लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड NH2 A B C D E COH, इसमें ये डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं। A B C D अलग अलग एमिनो एसिड है। इसका अगर हम आंशिक जल अपघटन करते हैं तो हमें एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो उनका क्रम होगा E D C B और A। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है ये एंजाइमेटिक मेथड है, एंजाइमी विधि है जिसमें कि हम एंजाइम का उपयोग करके और एमिनो एसिड की सीक्वेंस को ज्ञात करते हैं, एमिनो एसिड की पहचान करते हैं। दूसरी विधि है रासायनिक विधि जिसके द्वारा भी हम जो सी टर्मिनल एमिनो एसिड है उसकी पहचान कर और साथ ही हम जो पेप्टाइड है उसमें डिफरेंट एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि है शलक और कुंभ की विधि। इस विधि में हम जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल है हमारा उसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कर देते हैं जिससे जो ये फ्री एमिनो ग्रुप है इसका बेंजोइलेशन हो जाता है। यानी हमें ये करना होता है कि एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करना होता है बेंजोइल ग्रुप के द्वारा। तो हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके और NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, NH2 CHR डैश CONH CHR डैश डैश CONH CHR डैश डैश COH रिएक्शन विथ C6H5COCl। तो ये बना देता है C6H5CONH CHR डैश CONH CHR डैश डैश CONH CHR डैश 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 COOH। यानी कि यहाँ पे जो NH2 ग्रुप था इसका बेंजोइलेशन हो गया, ये प्रोटेक्शन हो गया। NH2 ग्रुप का किस फॉर्म में हो गया, C6H5CONH के फॉर्म में हो गया। अब हम इसकी अभिक्रिया अमोनियम थायोसाइनेट के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो ये जो सी टर्मिनल एमिनो एसिड है इसका थायोहाइडेंटोइन प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये वाला मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाता है जिसमें कि जो सी टर्मिनल एमिनो एसिड है इसका थायोहाइडेंटोइन बन जाता है। अब इसको जब NaOH के द्वारा हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो सी टर्मिनल एमिनो एसिड है जिसका कि थायोहाइडेंटोइन बना है वो फ्री हो जाता है और ये नया पेप्टाइड का मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसमें इस तरफ जो इसके पास वाला जो थायोहाइडेंटाइन जो ग्रुप है इसके पास का जो COH ग्रुप का जो एमिनो एसिड लगा हुआ है वो यहाँ पर ये फ्री हो जाता है। यानी कि हमको नया सी टर्मिनल ग्रुप प्राप्त हो जाता है, साथ ही थायोहाइडेंटोइन प्राप्त होता है। ये थायोहाइडेंटोइन की अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूल है इसकी फिर हम रिएक्शन करा देते हैं C6H5COCl के साथ, फिर अमोनियम थायोसाइनेट के साथ और फिर NaOH के साथ। तो हमें दूसरा नया थायोहाइडेंटोइन प्राप्त हो जाता है जिसकी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके दूसरा एमिनो एसिड नया प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड। तो इस तरह से हम बार बार पेप्टाइड मॉलिक्यूल की अभिक्रिया करा के एमिनो एसिड को अलग करते जाते हैं और उसकी पहचान करके हम एमिनो एसिड की सीक्वेंस को ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि है जिसके के द्वारा हम एंड ग्रुप एनालिसिस सी टर्मिनल
की कर सकते हैं वो विधि है हाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसमें पॉलीपेप्टाइड को निर्जलीय हाइड्रोजन के साथ 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे कार्बोक्सिल सिरे वाले एमिनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी एमिनो अम्ल हाइड्रोजाइड व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये रिएक्शन है। NH2CHR- CONS COH रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो COH टर्मिनल ग्रुप वाला है यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, बल्कि ये जो CO है ये रिएक्शन करके हाइड्रोजाइड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एमिनो एसिड का हाइड्रोजाइड उत्पन्न प्राप्त होता है इसके द्वारा ये एमिनो एसिड का हाइड्रोजाइड उत्पन्न प्राप्त होता है और इसके द्वारा ये फ्री एमिनो एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पे हाइड्रोजाइड फॉर्मेशन नहीं होता। अब इनके मिक्सचर को हम किसी कॉलम में प्रवाहित करते हैं, जिसको भी बोलते हैं हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। उसके द्वारा हम इनको अलग अलग करते हैं। जब हम प्रवाहित करते हैं किसी कॉलम में, तो ये जो एमिनो एसिड के हाइड्रोजाइड व्युत्पन्न है इनका जो अधिशोषण है वो अधिकतम होता है और मुक्त एमिनो एसिड का अधिशोषण कम होता है। तो इसके कारण ये फ्री हो जाता है और चूंकि इनका अधिशोषण अधिक होता है तो कॉलम में अधिक अधिशोषित हो जाते हैं और ये फ्री होकर अलग होकर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से, या फिर एमिनो एसिड चूंकि इसका अधिशोषण कम है तो कॉलम में सबसे नीचे वाले पार्ट में जाकर अधिशोषित होगा। तो हम इसको फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मेथड के द्वारा इस एमिनो एसिड को पहचान कर अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम किसी पेप्टाइड में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी जो मेथड है वो है रिडक्टिव मेथड, इंग्लिश में हम कहते हैं अपचयन विधि। इस विधि में जो पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूल है उसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो जो C टर्मिनल एमिनो एसिड है, कार्बोक्सिल एसिड है, उसके कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। देखिए किस प्रकार से होता है। NH2CHR- COH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो ये जो COH है वो कन्वर्ट हो गया CH2OH में, यानी COH कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसका रिडक्शन हो गया CH2OH में और बन गया हमें ये वाला मॉलिक्यूल NH2CHR- इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, साथ में जो एल्कोहल प्राप्त होता है। इस एल्कोहल की हम पहचान कर लेते हैं। तो हम इस तरह से C टर्मिनल एनालिसिस करके हम एमिनो एसिड के सीक्वेंस को ज्ञात कर सकते हैं किसी पॉलीपेप्टाइड में। तो 3 मेथड हमने देखी कि एमिनो एसिड की पहचान हम कर सकते हैं केमिकल मेथड्स के द्वारा, कि शलक-कुंभ मेथड के द्वारा कर सकते हैं, हम हाइड्रोजिनोलाइसिस के द्वारा कर सकते हैं हम, और रिडक्टिव मेथड के साथ कर। इसके साथ साथ हम एंजाइम्स के द्वारा एंजाइमी हाइड्रोलिसिस करके भी हम विशेष एंजाइम को यूज करके भी हम एंड ग्रुप C टर्मिनल एंड ग्रुप एनालिसिस को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनको हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्रोटीन के वर्गीकरण के लिए कई सारे प्रकार से हम प्रोटीन को वर्गीकृत कर सकते हैं। हम गुणों के आधार पर कर सकते हैं, इसके संगठन के आधार पर कर सकते हैं, और प्रोटीन के कार्यों के आधार पर भी हम प्रोटीन का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फर्स्ट है गुणों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। गुणों के आधार पर प्रोटीन को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। एक है रेशेदार प्रोटीन और दूसरी है गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार मतलब फाइब्रस प्रोटीन और तो गोलाकार मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जो रेशेदार प्रोटीन है वो मजबूत रेशेदार संरचना युक्त होती है। जल व अन्य विलायकों में अविलेय किंतु सांद्र अम्लों और क्षारों में विलेय होती है। हमारे शरीर के बहुत सारे भाग इसी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जैसे बाल है, नाखून है, त्वचा है, ये सभी रेशेदार प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है आकृति में फोल्ड होकर गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं और ये जल और अन्य विलायक में विलेय जिस और अम्ल और क्षार में भी सॉल्युबल होते हैं, विलयशील होते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सभी गोलाकार
प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये सभी गोलाकार प्रोटीन हैं। तो इस तरह से गुणों के आधार पर प्रोटीन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की है उसके आधार पर हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। दूसरा, संगठन के आधार पर हम प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं कि उसका कंपोजिशन किस प्रकार से है। कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सरल प्रोटीन, दूसरी है संयुग्मित प्रोटीन और तीसरी है डेराइव्ड प्रोटीन। इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और इसे कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर जो सरल प्रोटीन है वो सिर्फ एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने के कारण बनते हैं। तो जब इन प्रोटीन को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो हमें केवल एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल ही प्राप्त होते हैं। हालांकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी ज्ञात हैं जिनमें एमिनो एसिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट भी होते हैं। संयुग्मित प्रोटीन में प्रोटीन के अणु के साथ साथ कुछ अप्रोटीन भाग भी होता है और उस अप्रोटीन भाग को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते और इन पर किसी अम्ल अथवा एंजाइम की अथवा क्षार की आंशिक जल अपघटन से ये डेराइव्ड प्रोटीन प्राप्त होते हैं। सरल प्रोटीन को वापस हमने 7 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, ये जल में विलय गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं यानी कि अवक्षेपित हो जाते हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी है, गेहूं का ल्यूकोसिन जो है, ये एल्ब्यूमिन के एग्जाम्पल है। ग्लोब्यूलिन जो जल में अभिलय होते हैं लेकिन गर्म करने पर ये भी स्कंदित हो जाते हैं यानी कि प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मटर का लेग्यूमिन और आलू का ट्यूबरिन। स्क्लेरोप्रोटीन जल, अम्ल और विलायक में अविलय होते हैं, जैसे कि बाल है, खुर है, सींग है। सींग का जो कीरेटिन है ये स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है। साथ ही रेशम का फाइब्रोइन, ये भी स्क्लेरोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। फोर्थ है ग्लूटेनिन, ये जल में अभिलय गर्म करने पर ये स्कंदित हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं का ग्लूटेनिन। फिफ्थ है हिस्टोन, जल में विलय गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है और जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। प्रोलामीन जल में अभिलय ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते हैं, जैसे गेहूं का ग्लियोडिन, मक्की का जीन, ये प्रोलामीन के एग्जाम्पल है। प्रोटामीन जल में विलय साथ ही स्कंदित नहीं होते हैं, एग्जाम्पल है ये जो प्रोटीन है प्रोटामीन, ये न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो सरल प्रोटीन है उसको हमने 7 में डिवाइड किया है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लूटेनिन, हिस्टोन, प्रोलामीन और प्रोटामीन। इसी तरह से जो संयुग्मित प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन जिसमें कि प्रोटीनस पार्ट के साथ साथ कुछ अप्रोटीन भाग भी होता है और उस अप्रोटीन भाग को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो संयुग्मित प्रोटीन को 6 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें जो प्रोस्थेटिक भाग है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोस्थेटिक भाग के आधार पर ही इनको 6 में डिवाइड किया गया है और न्यूक्लियोप्रोटीन का जो प्रोस्थेटिक भाग है वो न्यूक्लिक एसिड है। एग्जाम्पल है ग्रंथि युतकों के न्यूक्लिन, ईस्ट, क्रोमोजोम्स, गुणसूत्र, हिंदी में कहते हैं क्रोमोजोम को गुणसूत्र। इस ग्लाइकोप्रोटीन का जो प्रोस्थेटिक भाग है वो है कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल है लार का म्यूसिन। थर्ड है फास्फोप्रोटीन जिसका प्रोस्थेटिक भाग है फॉस्फोरिक एसिड। दूध का कैसिनोजन जो प्रोटीन है वो संयुग्मित प्रोटीन फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। क्रोमोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक भाग है रंगीन अणु वाला कोई कार्बनिक यौगिक, एग्जाम्पल है क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन जिसका प्रोस्थेटिक भाग है लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड, एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। और लास्ट है धात्विक प्रोटीन, इसमें धातु परमाणु अवश्य होता है इसलिए इसको नाम दिया धात्विक प्रोटीन। और एग्जाम्पल है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में दोनों में
मेटल पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में जो मेटल है वो आयरन मेटल पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इनको नाम दिया धात्विक प्रोटीन। तीसरा टाइप हमने डिवाइड में किया था व्युत्पन्न प्रोटीन। वे प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन के अम्ल क्षार हाइड्रोलिसिस अथवा एंजाइम हाइड्रोलिसिस के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। इनको फिर से दो भागों में डिवाइड किया है, एक है प्राथमिक प्रोटीन और दूसरा है द्वितीयक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन जो कि प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं और आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। जो मेन प्रोटीन होता है उसका दूसरे तरह के प्रोटीन में चेंज होता है। यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल का चेंज होता है, परिवर्तन होता है। और इसे हमने फिर तीन भागों में डिवाइड किया है, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स और स्कंदित प्रोटीन। प्रोटीन्स जैसे कि एग्जाम्पल है दूध की प्रोटीन कैसीन, जो कि अगर हम इस प्रोटीन को गर्म कर दें तो अथवा हम तनु अम्ल या एंजाइम की इनकी अभिक्रिया कर दें तो इस यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है थोड़ा सा, और जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर है केसीन है, फाइब्रिन है। यहाँ पर ये जो मेटा प्रोटीन है वो प्रोटीन की तनु अम्ल अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होती है, और जो प्रोटीन है वो जो नेचुरल प्रोटीन होती है उसका चेंज होकर नया प्रोटीन बन जाता है और उसे हम कहते हैं अम्ल प्रोटीन। अगर हम अम्ल के द्वारा आंशिक जल अपघटन करते हैं तो वो कहलाती है अम्ल प्रोटीन, क्षार के द्वारा करते हैं तो क्षार प्रोटीन, अम्ल एल्ब्यूमिन और क्षार एल्ब्यूमिन। थर्ड प्रोटीन है स्कंदित प्रोटीन। अगर हम गर्म कर दें अथवा अल्कोहल के साथ किसी प्रोटीन की अभिक्रिया कर दें तो प्रोटीन जो स्कंदित हो जाती है, और एग्जाम्पल है इसके अंडे की जर्दी, जो इसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो गर्म करके जो प्रोटीन स्कंदित होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। द्वितीयक प्रोटीन में क्या होता है, जो नेचुरल प्रोटीन होती है उसका जल अपघटन जब हम करते हैं तो मॉलिक्यूल पूरा टूट जाता है, और इसको भी फिर से दो भागों में डिवाइड किया है, एक है पेप्टोन और दूसरा है पेप्टाइड। पेप्टोन जल में विलयशील होते हैं, ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते हैं, अमोनियम सल्फेट अथवा जिंक सल्फेट के साथ संतृप्त करने पर अवक्षेपित नहीं होते हैं। प्रारंभ में प्रोटीनों के उन समस्त डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पेप्टोन कहा जाता था, जो कि उबालने पर स्कंदित नहीं होते हैं। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। अगर दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड, तीन के जुड़ने पर ट्राईपेप्टाइड। कई सारे जो एमिनो एसिड हैं वो जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर हम प्रोटीन को जल अपघटित करते हैं तो हमको पेप्टाइड के मॉलिक्यूल ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन को तीन भागों में डिवाइड किया, एक सरल प्रोटीन, दूसरा हमने यहाँ पर बताया संयुग्मित प्रोटीन, और तीसरा बताया व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन को हम कार्यों के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं, उनके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो प्रोटीन को 6 भागों में डिवाइड किया गया है कार्यों के आधार पर। पहला है संरचनात्मक प्रोटीन। ये प्रोटीन जो कि हमारे शरीर का काफ़ी बड़ा भाग इस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक कीरेटिन है, कोलेजन, जितनी भी बोन्स वगैरह हैं और अस्थि कार्टिलेजेस हैं, वो सभी इसी प्रोटीन की बनी हुई हैं, इसलिए इनको नाम दिया संरचनात्मक प्रोटीन। दूसरी है संकुचन प्रोटीन। ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचित होती है। जितनी भी मांसपेशियों का जो निर्माण है वो इस प्रोटीन से बना होता है, और ये सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं, इसलिए इनको नाम दिया संकुचन प्रोटीन। एग्जाम्पल है मायोसिन। थर्ड जो प्रोटीन है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो कि हमारे शरीर में एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। तो जितने भी हार्मोन्स हैं वो सभी एक प्रोटीन ही है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसुलिन हार्मोन। फोर्थ है एंजाइम।
एंजाइम क्या कार्य करते हैं कि जो हमारे शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सभी एंजाइम्स के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तो जितने भी एंजाइम है वो सभी प्रोटीन का ही भाग है। तो जैव रासायनिक क्रिया करने के लिए जो उत्प्रेरक काम में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। इनके एग्जाम्पल है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। फिफ्थ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वे होते हैं जो कि बाह्य संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गामा ग्लोब्यूलिन जो कि ब्लड में पाया जाता है। और सिक्स्थ है रक्त प्रोटीन। रक्त में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वो एल्ब्यूलिन और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारे बॉडी में पूरे शरीर में जाता है और हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो रक्त की जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूलिन, ये दोनों रक्त प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। तो कार्यों के आधार पर भी हम जो प्रोटीन है उनको विभाजित कर सकते हैं। कार्यों के आधार पर हमने 6 में विभाजित किया है।